बच्चों ये है हमारा लेक्चर 264। अब हम कर रहे हैं आपकी ज्योग्राफी में चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज अ वेरी सिंपल चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी। ये चैप्टर एकदम आप आइडेंटिफाई करोगे दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। आपको पर बहुत सारी चीजें इसके अंदर याद रखनी पड़ेंगी। सो इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजिंग। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सो स्टार्टिंग द चैप्टर एग्रीकल्चर। सो आपको पता है इंडिया के बारे में। एग्रीकल्चर चैप्टर है पेज 34 पे आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटी टेक्स्ट में। इंडिया के बारे में पता है कि इंडिया है एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। जो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन है वो इंगेज्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। और एग्रीकल्चर इंडिया की प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि सारा खाना प्रोड्यूस करती है जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं। फूड ग्रेन्स के अलावा एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि टी, कॉफी, स्पाइसेस, वो हमारे एक्सपोर्ट भी होते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं। ठीक है। सो एग्रीकल्चर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का देखेंगे जो कि है पेज 34 के अंदर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सो फार्मिंग के टाइप्स कितने हैं। सो एग्रीकल्चर आपको पता है ये बहुत ही सदियों पुरानी एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे देश की। इन सालों में जो कल्टीवेशन मेथड्स हैं वो बदले हैं और बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंटली बदले हैं। किस किस पे डिपेंड करते हैं फैक्टर्स, फिजिकल इन्वायरमेंट पे, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मतलब सारी टेक्नोलॉजी पे, एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस पे। फार्मिंग जो है वेरी होती है सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल। सब्सिस्टेंस क्या होती है, जब आप खुद के लिए करते हो, कमर्शियल जब सबके लिए करते हो और पैसे के लिए करते हो। At present, in different parts of India, the following farming systems are present. So, different parts of India में अलग अलग farming practices होती हैं। So, types of farming पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप है farming का primitive subsistence farming. So, primitive subsistence farming is the first type of farming. So, इस farming में क्या होता है, ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है अभी भी इंडिया के जो छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ की जाती है ये फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड पे विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाव, डिगिंग स्टिक्स। मतलब ये सारे ट्रेडिशनल टूल्स के नाम हैं। सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाव एंड डिगिंग स्टिक्स। एंड और किसकी मदद से किया जाता है, फैमिली की, कम्युनिटी की मदद से। This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of soil and suitability of other environmental conditions to the crops grown. So ये जो primitive subsistence farming है किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है मॉनसून पे, ये डिपेंडेंट है सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे, ये डिपेंडेंट है बाकी एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। सो इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो एक लैंड का जो टुकड़ा है उसे क्लियर करते हैं और उसमें सीरियल्स और बाकी फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाए, अपनी फैमिली का पेट भर पाए। और जब सपोज सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं और वो वहाँ जाके फिर अलग दूसरा फ्रेश पैच ऑफ लैंड ढूंढते हैं, एक दूसरा टुकड़ा ज़मीन का ढूंढते हैं, उसे क्लियर करते हैं कल्टीवेशन के लिए। सो इस तरह की शिफ्टिंग से क्या होता है, नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो जो जगह छोड़ के गए थे अब उस जगह में जो वापस फर्टिलिटी वापस आएगी, मतलब फर्टाइल होएगी वो मिट्टी थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। लैंड प्रोडक्टिव इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज एज लो एज द फार्मर does not use fertilizers or other modern inputs. So ये जो subsistence farming है, primitive subsistence farming है जिसमें ये
स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, और ये आपने आपकी एसएस में इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते थे। सो इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कम्प्लीटली ये खुद ही मतलब नेचर पे डिपेंडेंट होता है कि भाई जो फर्टिलिटी है सॉइल की खुद ब खुद होगी, पर ऐसा नहीं होता है। आप फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं डालोगे तो किस तरह से फर्टिलिटी होगी। तो लैंड प्रोडक्ट इन दिस टाइप ऑफ, सो लैंड प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है ऐसे लैंड्स में जो स्लैश एंड बर्न लैंड्स होते हैं। और इस टेक्निक को अलग अलग कंट्री, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। सो ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसको जूमिंग बोला जाता है। कहाँ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जूमिंग बोला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और इसे बोला जाता है पमलाऊ मणिपुर में, दिप्पा बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। सो इस तरह से इसके अलग अलग नाम हैं। सो जूमिंग नाम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, पमलाऊ नाम है इसका, पमलाऊ नाम है मणिपुर में, दिप्पा है इसका बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। सो जो जूमिंग है, जूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका। तो इवन फॉरेन कंट्रीज में भी इसका अलग नाम है। सो इसको मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में, और सेंट्रल अमेरिका में भी। कॉनू को बोला जाता है वेनेजुएला में, रोका बोला जाता है ब्राज़ील में, मसोल बोला जाता है सेंट्रल अफ्रीका में, लद्दाख बोला जाता है इंडोनेशिया में, रे बोला जाता है वियतनाम में। सो इसके अलग अलग नाम हैं। इंडिया में ये जो सबसे पुराना प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बहुत ही पुराना फॉर्म है। सो इस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को बेवाड़ भी बोलते हैं या दहिया बोलते हैं, बेवाड़ और दहिया इन एमपी, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पम्मा डाबी और कोमान और ब्रिंग इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वाइरे और वाल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड जूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो इंडिया में भी इस तरह से मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम बोला जाता है इस कल्टीवेशन का, और इवन मैक्सिको वगैरह में भी अलग अलग नाम से इस टेक्निक को बताया जाता है। सो ये थी हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आपने देखा छोटे छोटे लैंड्स होते हैं, फार्मर की फैमिली हेल्प करती है, और इसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है इसे। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में एक टुकड़े पे खेती करो, उसको जला दो, दूसरी जगह जाओ वहाँ खेती करो, उससे जलाओ फिर से। इस तरह से ये जलाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो वापस आ जाए। अब देखते हैं पेज नंबर 35 पे। दूसरा टाइप ऑफ हमारा फार्मिंग मेथड है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या है, ये जो फार्मिंग है प्रैक्टिस की जाती है हाई पॉपुलेशन जो प्रेशर होता है लैंड पे, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ये बहुत ज़्यादा लेबर मांगती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बहुत ज़्यादा लेबर मांगती है, और बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स मतलब केमिकल्स वगैरह बहुत यूज़ होते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ होती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यूज़ हो इसलिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। सो इसमें मतलब थोड़ी उपज ज़्यादा होती है। मतलब आपने देखा कि जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो पुराने तरीकों से होती हुई फार्मिंग है, और वो खाली मतलब किसान की फैमिली को ही हेल्प करती है। ये भी कुछ ऐसा ही है, ये मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए होती है, और यहाँ पे थोड़ा सा साइंस का यूज़ मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ होते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ होती है। सो मतलब प्रिमिटिव से थोड़ी सी बेटर होती है ये। और आपको पता है राइट टू इनहेरिटेंस लॉ है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है कि पिता की ज़मीन भाई सपोज उसको 3 बेटे हैं तो तीनों को मिलेगी। अब जो फार्मर है ऐसा होता है उसके जो बच्चे हैं फार्मिंग करते हैं, सो अगर 3 बेटे हैं तीनों फार्मिंग करते हैं तो वो एक ज़मीन 3 में डिवाइड हो जाएगी। सो इससे क्या होगा, मतलब उनको उतनी ही ज़मीन में अपने परिवार के लिए पेट भरना रहेगा। सो मतलब उनके लिए मतलब लैंड, ये मतलब इसमें कहा गया है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में लैंड के ऊपर प्रेशर बन जाता है। सो ये बात इसलिए कही गई, जो इनहेरिटेंस लॉ है भाई
जो अपनी संतानों के लिए छोड़ के जाते हैं लैंड, तो वो पूरे एक लैंड में ही उनको सब करना होता है। सो दैट्स वाई इसमें कहा गया कि भाई लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। सो ये कमर्शियल फार्मिंग क्या है? कमर्शियल फार्मिंग में आप मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। सो इसमें जो इस टाइप ऑफ फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। मॉडर्न इनपुट्स का मतलब HYV सीड्स, ठीक है। सो HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। सो ये जो कमर्शियलाइजेशन है, कमर्शियल, अब सीधा सीधा कमर्शियल फार्मिंग का मतलब भाई क्रॉप बड़ी मात्रा में उगा के बेचना, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर आप बेचना चाह रहे हो तो आपको जो मेथड्स हैं वो मॉडर्न टेक्निक से यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में उगाना है आपको। सो जो ये कमर्शियलाइजेशन की जो डिग्री है वो वेरी करती है एक रीजन से दूसरी रीजन। सो जैसे कि राइस है कमर्शियल क्रॉप हरियाणा में और पंजाब में, पर ओडिशा में ये है सब्सिस्टेंस क्रॉप, मतलब डिपेंड करता है किस रीजन में आप हो। सो जैसे राइस है हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, बहुत ज़्यादा बेचा जाता है, पर ओडिशा में वो है सब्सिस्टेंस क्रॉप, ज़्यादा नहीं उगाया जाता। सो इस तरह से रीजन पर डिपेंडेंट करता है। सो प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग ही है। क्या होता है इसके अंदर? सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। प्लांटेशन क्या है? एक सिंगल क्रॉप उगाते हो उसे कहते हैं प्लांटेशन, ठीक है। सो प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सो प्लांटेशन से एग्रीकल्चर भी हो रहा है, इंडस्ट्री भी, इंडस्ट्री से भी जुड़ रहे हो, एग्रीकल्चर से भी जुड़ रहे हो। सो प्लांटेशंस में क्या होता है? लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मतलब बड़े बड़े लैंड्स चाहिए, ज़मीनें चाहिए, और आपको बहुत ज़्यादा इनपुट्स चाहिए, पैसे चाहिए, आपको लेबरर्स भी चाहिए। सो ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव। सो जब आप ये प्लांटेशन में जो भी चीज़ें उगाते हो वो इंडस्ट्रीज के पास जाती है और जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होती है। इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। सो इंडिया में जो इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, so in India tea, coffee, rubber, sugarcane, banana etc. are important plantation crops. So tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops. So अगर हम आपसे स्टेट वाइज इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स पूछें, सो असम में टी है, असम टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटक। सो असम और नॉर्थ बंगाल में टी और कर्नाटक में कॉफी आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिंग प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग एंड मार्केट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द। सो ये प्लांटेशन किया क्यों जाता है? कमाई के लिए। सो कमाई के लिए आपको, मतलब जब आपने काटा तो आपको मार्केट में भी बेचना है। सो इसका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब जुड़े, मतलब प्लांटेशन जो है सबसे जुड़े हुए होते हैं, ताकि उनका जो सामान है वो इंडस्ट्रीज में पहुंच पाए एज अ रॉ मटेरियल। सो ये था पेज 35। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न। सो क्रॉपिंग पैटर्न आपने देखा कि इंडिया की फिजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं, कल्चर्स हैं, डिफरेंट फिजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं। सो ये सारी चीज़ें, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो आपको देखने मिलेगी इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न्स में भी। सो बहुत तरह के फूड्स हैं, बहुत तरह के फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कंडीमेंट्स, ये सब उगाए जाते हैं हमारे देश में। सो ये बहुत ही पुरानी चीज़ है, फिर भी आप फिर से पढ़ लो। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स। इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, राबी, खरीफ, जैद। सो ये 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं इंडिया में। सो फर्स्ट है राबी। So rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. जो राबी क्रॉप्स होते हैं, राबी क्रॉप्स कब बोए जाते हैं? विंटर के टाइम बोए जाते हैं, मतलब इस समय, जो इस समय आप पढ़ रहे हो मेरे से, इस समय राबी क्रॉप्स कहीं बोए जा रहे होंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और ये क्रॉप्स फिर काटे जाते हैं समर में, अप्रैल से जून में। सो राबी क्रॉप्स ठंड में उगाए जाते हैं।
सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? सो इस टाइम वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब उगाए जाते हैं। सो ये जो क्रॉप्स हैं कहाँ उगाए जाते हैं? बहुत इंडिया के बहुत सारे इलाकों में उगाए जाते हैं। सो स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर राबी क्रॉप्स। सो ये कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं? क्रॉप्स राबी क्रॉप्स कहाँ उगाए जाते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर राबी क्रॉप्स। सो availability of precipitation during winter months due to western temperate cyclones help in the success of these crops। राबी क्रॉप क्यों अच्छे से उग जाते हैं, क्यों अच्छे से उग पाते हैं इन सीजन्स में? सो कारण है क्योंकि ठंड में जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो एक नमी रहती है वातावरण में, तो इन क्रॉप्स को सक्सेस करती है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के पार्ट्स में जो है राबी क्रॉप्स बहुत अच्छे से उगते हैं। नेक्स्ट है हमारे खरीफ क्रॉप्स। सो जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। सो जैसे ही मानसून लगता है, जैसे ही मानसून आता है, तो इन्हें उगाया जाता है खरीफ क्रॉप्स को। एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर। और ये काटा कब जाता है? सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ठीक है, सो खरीफ क्रॉप्स कब उगाए जाते हैं? खरीफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं मानसून में उगाया जाता है, काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। सो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। Cotton crops grown during this season are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। सो जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो ग्रो किए जाते हैं इस सीजन में वो हैं पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। सो खरीफ क्रॉप्स कब? मानसून की एंट्री पे उगाए जाते हैं, काटे जाते हैं ठंड के टाइम, सितंबर अक्टूबर में काटे जाते हैं। सो खरीफ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन, जो खरीफ क्रॉप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। सो सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। सो राइस ग्रोइंग रीजन्स के नाम लिखने हैं। जो राइस सबसे ज़्यादा कहाँ उगते हैं? सो राइस उगते हैं असम में, वेस्ट बंगाल में, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद यूपी एंड बिहार। सो रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब, हरियाणा। सो पैडी कुछ राइस जैसा ही होता है। सो जो पैडी है, पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। In states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. So 3 बार ही पैडी उगाया जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है? ओस, अमन और बोरो। सो असम में ओस कहते हैं, वेस्ट बंगाल में अमन कहते हैं, ओडिशा में बोरो कहते हैं पैडी को। ठीक है, सो 3 क्रॉप्स उगाए जाते हैं पैडी के। और रबी और खरीफ सीजन्स के बीच में एक छोटी सी सीजन आती है जो कि समर के दौरान आती है, जिसे जैद सीजन कहते हैं, ZAID। सो ये तीसरी सीजन हुई जैद सीजन। सो सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद आर, सो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैद में उगने वाले क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स, शुगर केन। सो ये सारे हैं हमारे जैद सीजन के क्रॉप्स जो कि छोटी सी सीजन होती है। सो ये था हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। सो क्रॉपिंग पैटर्न में 3 तरह के क्रॉप्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स। सो मेजर क्रॉप्स में क्या है? मेजर क्रॉप्स आपका नया टॉपिक है। सो आपने देखा कि बहुत सारी वैरायटी होती है फूड क्रॉप्स की, नॉन फूड क्रॉप्स की, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में उगती है। डिपेंड करता है सॉइल पे, क्लाइमेट पे, कल्टीवेशन पे। सो जो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में जो उगाए जाते हैं, सो मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। सो ये सारे मेजर क्रॉप्स हैं और इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले राइस। आपको जब ये प्रिपेयर करना हो तो ये थोड़ा सा टफ रहेगा क्योंकि इसमें आपको कंडीशंस याद करनी है, इनकी सीजन याद करनी है, तो ये तो बहुत स्पेशली आप पॉइंट वाइज लिखना। सो राइस, राइस में
राइस जो है स्टेपल फूड क्रॉप है ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, मतलब मेन फूड क्रॉप है, मतलब राइस तो जरूर होता ही है सबके खाने में। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सो हमारी कंट्री का नंबर दूसरा आता है प्रोड्यूस करने में चाइना के बाद। राइस खरीफ क्रॉप है, अभी अभी आप पढ़ के आए हो, राइस इज अ खरीफ क्रॉप। राइस को टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। राइस को हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, नमी बहुत ज़्यादा, और उसको रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर। सो अगर सपोज राइस कहीं किसी कम रेनफॉल वाली एरिया में उगाया जा रहा है तो वहाँ इरिगेशन की मदद से राइस उगा सकते हैं। राइस कहाँ उगाया जाता है, राइस उगाया जाता है इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन्स। राइस उगाया जाता है इन सब जगहों पे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज, डेल्टिक रीजन्स। सो डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो कई जगह पे बहुत कम बरसात पड़ती है, सो वहाँ पे कैनाल इरिगेशन, ट्यूब वेल्स की मदद से पानी की व्यवस्था की गई है और राइस अब अच्छे से उगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वीट। सो वीट जो है राइस के बाद वो सेकेंड इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है हमारा। सो इट इज द मेन फूड क्रॉप है। कहाँ पे मेन फूड क्रॉप है, फिर से ये नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में है, इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप माना जाता है। दिस राबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। सो ये जो राबी क्रॉप है इसे ठंडक चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए जब वो पक जाए। सो इट रिक्वायर्स 50 to 75। सो कंपैरेटिव इसको राइस से कम रेनफॉल चाहिए, राइस से कम रेंज चाहिए, राइस को ज़्यादा रेंज चाहिए थी। सो इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। हमारे देश में टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री, गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डिकेन। सो ये दो इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन्स हैं हमारे देश के अंदर। पहला गंगा सतलुज प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डिकेन। गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डिकेन। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो सबसे ज़्यादा वीट कौन कौन प्रोड्यूस करता है, पंजाब, हरियाणा। गेहूँ, ठीक है, गेहूँ प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, MP। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मिलेट्स है। सो मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं इंडिया के। ठीक है, इंडिया में जो उगाए जाते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, थर्ड इम्पॉर्टेंट मेन क्रॉप है मिलेट। सो ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। दो दीज आर कोर्स ग्रेन्स, दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। कोर्स मतलब एकदम रफ से ग्रेन्स होते हैं बट इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। ज्वार, बाजरा, रागी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस हैं। जैसे रागी है, सो रागी है रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। सो ज्वार जो है थर्ड इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। इट इज अ रेनफेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज एंड विच हार्डली नीड्स इरीगेशन। सो ये ज्वार रेन से ही उगता है और जो गीले एरियाज है वहाँ उगता है, और फिर ऐसी रीजन्स में, मतलब फुल पानी वाली रीजन्स में ज्वार उगाया जाता है। ज्वार उगाने वाले स्टेट्स है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, सो ज्वार को बहुत ज़्यादा रेन चाहिए। फिर नेक्स्ट है बाजरा। सो बाजरा हमारा है वो सैंडी सॉइल में उगता है और उसके लिए शैलो ब्लैक सॉइल चाहिए। सो सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर। सो सबसे ज़्यादा जो बाजरा प्रोड्यूस करते हैं वो स्टेट्स हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इन 2011-2012। इसके बाद रागी जो है, रागी जो तीसरा टाइप ऑफ मिलेट क्रॉप है। सो रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स, एकदम सूखे जगहों पे, राजस्थान वगैरह पे उगाया जाता है। एंड ग्रोस वेल ऑन रेड, अच्छा राजस्थान वगैरह नहीं, फुल सूखी जगहों पे। ग्रोस वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल्स। सो इस तरह की सॉइल में ये उगाया जाता है।
सबसे ज़्यादा रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो ये अलग ही जगहों पे उगता है, ठीक है। जो रेगुलर स्टेट्स हैं राजस्थान और हरियाणा, एमपी, ये सारे स्टेट्स नहीं, ये कहाँ उगाया जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ऐसे ऐसे स्टेट्स में उगाया जाता है, ठीक है। कौन? रागी। अच्छा, अब नेक्स्ट है मेज। सो मेज इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। सो ये फूड के तौर पे भी काम आता है, फॉडर के तौर पे भी काम आता है। ये एक खरीफ क्रॉप है। सो मेज एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री 27 एंड ग्रोस वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। सो एलुवियल सॉइल क्या होती है? जब अलग अलग रिवर्स अपने साथ मिट्टी लाती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। सो मेज उसमें उगता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, सो बिहार के कुछ स्टेट्स में मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो। सो मेज राबी सीजन में भी उगाया जाता है। एक्चुअली है खरीफ क्रॉप, पर कुछ स्टेट्स हैं बिहार के जिसमें वो राबी सीजन में भी उगाया जाता है। अच्छा, ये जो मेज है, मेज को उगाने के लिए आपको मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। HYV सीड्स यूज़ करने हैं, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, तो इससे आपकी मेज की प्रोडक्शन बढ़ेगी। सो जो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, MP। फिर आता है पल्सेस। तो पल्सेस भी मेजर क्रॉप है। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। सो ऑब्वियसली पल्सेस का हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर भी हैं। सो दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। ऑब्वियसली पल्सेस फॉर प्रोटीन, पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें आपको सब पता है, एंड ग्राम। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दिस पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ एंड विच आर ग्रोन इन राबी? सो पल्सेस मेन, यहाँ पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। बहुत कम मॉइस्चर, कम नमी चाहिए और ड्राई जगह पे भी उग जाते हैं। सो बीइंग leguminous crops, all these crops except अरहर help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. लेगुमिनस क्रॉप्स क्या होते हैं कि जिनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है और वो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन मिलता ही रहता है उसकी सॉइल को। सो बहुत ज़्यादा इनको फर्टिलाइजर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट अरहर। अरहर की दाल को थोड़े फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। बाकी जो सारे पल्सेस हैं लेगुमिनस क्रॉप्स हैं और इनको नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी रहती है। दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। रोटेशन के हिसाब से भाई 2 पट्टे इसके, 2 पट्टे इसके, इस तरह से रोटेशन में उगाए जाते हैं। सो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सो ये सारे मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। सो ग्रेन्स के अलावा और भी फूड क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि शुगर केन। पेज नंबर 40 पे है शुगर केन। सो जो शुगर केन है इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। सो ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जाता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाया जाता है शुगर केन। उसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक, और रेनफॉल चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर तक। सो इरिगेशन जो है, इरिगेशन कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? ऑब्वियसली जहाँ पे कम रेनफॉल हो। सो बहुत सारी सॉइल्स में उगाया जाता है। इसमें मेहनत भी करनी पड़ती है उगाने से लेके काटने तक। इंडिया ब्राज़ील के बाद इसका इंडिया का सेकंड नंबर आता है शुगर केन में। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील है नंबर 1। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंडसरी एंड मोलासिस। सो शुगर केन से ये सारी चीज़ें बनती है, शुगर बनती है, गुड़ बनती है, खंडसरी, मोलासिस, ये सारी चीज़ें शुगर केन से बनती हैं। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, सो शुगर केन कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ऑयल सीड्स शुगर केन के बाद हम नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे ऑयल सीड्स। सो ऑयल सीड्स क्या हैं? 2014 में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना ग्राउंड नट का वर्ल्ड में, चाइना के बाद। फिर से इंडिया का नंबर 2 है ग्राउंड नट में, सो मूंगफली में, ठीक है। सो मूंगफली में इंडिया का 2nd नंबर है। इन रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना।
सो रेप सीड भी एक प्लांट होता है जो मस्टर्ड की फैमिली का ही होता है। सो रेप सीड, इसका भी तेल निकाला जाता है। सो रेप सीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा चाइना इन 2014। सो रेप सीड भी कनाडा चाइना के बाद इंडिया थर्ड प्रोड्यूसर है। Different oilseeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. So पूरी हमारे कंट्री की जो 12% एग्रीकल्चर एरिया है उसमें ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन, लिनसीड, सनफ्लावर। सो ये सारे हैं, इनसे तेल निकाले जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, खाने के लिए होते हैं और कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं। सम ऑफ दीज ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स। तो इसमें से कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स, सोप्स और ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट मतलब ट्यूब वगैरह। सो ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप। अब मूंगफली की बात करते हैं। सो ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। सो मतलब कंट्री में अगर हम कह रहे हैं 12% ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं तो 6% तो ग्राउंडनट ही उगता है। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो गुजरात नंबर 1 है ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में, इसके बाद है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स, सीसम इज खरीफ क्रॉप एंड इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन साउथ। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज राबी एंड खरीफ क्रॉप। ठीक है, सो ये सारे जो ऑयल सीड्स हैं ये खाने के तेल में काम आते हैं। नेक्स्ट है टी। सो टी भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। सो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन, ये प्लांटेशन के अंदर आता है। बिवरेज क्रॉप है जो ब्रिटिशर्स लाए थे, मतलब ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया था ये इंडिया में टी, और जो टी प्लांटेशन हैं वो इंडियंस के ही हैं आज। टी प्लांट ग्रोज कहाँ ग्रो होता है? टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंडोड विद डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। सो टी को बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें चाहिए, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, एकदम डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, और ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर ये सब होना चाहिए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। सो जो टी बुशेस हैं उनको वार्म क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए पूरे साल। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। सो पूरे साल जो बारिश पड़ती है वो इंश्योर करती है कि भाई ये ट्रीज अच्छे से उगें। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, बहुत मेहनत लगती है टी में। इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए क्योंकि पत्ते काटने में, पत्ते तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, उसे इकट्ठा करो। सो टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर्स इट्स फ्रेशनेस। तो सब कुछ टी का जो प्रोसेस होता है टी गार्डन के अंदर ही किया जाता है ताकि फ्रेश रहें। मेजर ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। सो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा ये भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। 2008 में इंडिया टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना गया चाइना एंड टर्की के बाद। सो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड टर्की। इसके बाद आता है कॉफ़ी। सो इंडिया में 3.2% कॉफ़ी प्रोड्यूस किया जाता है पूरे वर्ल्ड का, मतलब 3.2% कॉफ़ी पूरे दुनिया की बात की जाए तो इंडिया में 3.2% कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है। इंडियन कॉफ़ी इज नोन एज इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। सो हमारे देश में कॉफ़ी की कौन सी वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है? अरेबिका, जो कि येमेन से लाई गई थी। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। सो कहाँ कहाँ कॉफ़ी उगाई जाती है? बाबा बुदान हिल्स, नीलगिरी इन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। सो साउथ के इलाकों में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, कौन सी टाइप उगती है कॉफ़ी की हमारी इंडिया में? अरेबिका वैरायटी। ठीक है, कहाँ से लाई गई थी? येमन से।
अच्छा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या है, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। सो इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। सो मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, चेरापूंजी, बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, apples, pears, apricots, walnuts of Jammu Kashmir are in great demand. So कई स्टेट्स हैं, वहाँ के कई फ्रूट्स, कई वेजिटेबल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं हमारे इंडिया के। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। तो इंडिया 13% प्रोड्यूस करता है दुनिया के वेजिटेबल्स का। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। सो ये सब प्रोड्यूस करता है इंडिया हमारा, पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। दिस वाज पेज 41। सो पेज 42 पे देखते हैं। तो ये हमने फूड क्रॉप्स देखे, कुछ नॉन फूड क्रॉप्स भी देखते हैं। सो नॉन फूड क्रॉप्स में, क्योंकि हम ओवरऑल मेजर क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो नॉन फूड क्रॉप्स में मतलब जो आप खा नहीं सकते वो है रबर। सो रबर है, रबर भी एक क्रॉप है। सो रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, स्पेशल कंडीशन। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज। इक्वेटोरियल क्रॉप है पर कई बारी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी उगाया जाता है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। इतनी ज़्यादा रेनफॉल चाहिए रबर को। सो रबर है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। आपको पता है रबर इंडस्ट्रीज में बहुत काम आता है। कहाँ उगाया जाता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गैरो हिल्स ऑफ मेघालय। इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। तो इंडिया का नंबर 4th आता है। इसके बाद हम देखते हैं फाइबर क्रॉप्स। सो फाइबर क्रॉप्स मतलब डोरी वगैरह बनाने वाले क्रॉप्स। सो फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। कॉटन, जूट, कॉटन पता है, कॉटन और सिल्क तो आपको पता है कपड़ों में ही यूज होता है। कॉटन तो बहुत जगह यूज होता है। जूट, हेम्प, ये जूट हेम्प वगैरह ये बोरे बनाने में, ऐसे थैले और ये सब बनाने में काम आते हैं। सो आर मोर मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। सो फाइबर क्रॉप्स में 4 हैं, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क। द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। सो कॉटन, जूट, हेम्प तो आपको सॉइल से मिलता है, नेचुरल सिल्क आपको सिल्क वॉर्म से मिलती है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपने साइंस में पढ़ा हुआ है। आपके साइंस में मेरे ख्याल से 6th-7th में आप सिल्क वॉर्म का पूरा प्रोसेस पढ़ के आए हो। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। सो 4 फाइबर्स कौन कौन से, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क। कॉटन, जूट, हेम्प आपको सॉइल से मिलता है, नेचुरल सिल्क आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है, कीड़े से मिलता है, ठीक है। इसके बाद है कॉटन। सो कॉटन भी एक है नॉन फूड क्रॉप है, ऑब्वियसली इसे भी नहीं खाया जाता है। सो इंडिया इज टू बी बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का मेन घर इंडिया है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मेन रॉ मटेरियल है। 2008 में इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया का नंबर था। India was the second largest producer and cotton grows well in drier parts of black cotton soil. अच्छा, कॉटन कहाँ उगता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में ऑफ द डिकेन प्लेट्यू। अच्छा, इसको भी बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। अच्छा, रेन कम चाहिए, इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा चाहिए। सो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज मतलब 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। सो बेसिकली कॉटन को बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, MP, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, UP। इसके बाद है जूट। जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट जो है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स में, फ्लड प्लेन्स में उगाया जाता है। इसके लिए भी हाई टेम्परेचर चाहिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। किस में काम आता है, ऑब्वियसली
गनी बैग्स, मैट्स, रोब्स, यार्न, कारपेट्स और बाकी एंड आर्टिफैक्ट्स, मतलब मोस्टली कैरी करने की जो भी चीज़ें होती हैं मैट्स बनाने में, बैग्स बनाने में, रोब्स, यार्न, कारपेट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब कुछ ऐसे सजाने टाइप के होंगे मटेरियल्स। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स। जूट बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं सो लोग अब उसमें मतलब सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एंड पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन। सो लोग अभी सिंथेटिक फाइबर और नायलॉन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जूट महंगा पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूँ जूट का कैरी बैग यूज़ करो, प्लास्टिक का कैरी बैग यूज़ करो, तो आप प्लास्टिक का यूज़ करोगे क्योंकि जूट का महंगा पड़ता है। ठीक है, सो इसके बाद है नया टॉपिक टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सो दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, फूड क्रॉप्स टॉपिक यहीं पूरा होता है जूट के साथ। सो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्या टेक्नोलॉजी में चीज़ें बदलाव आए, क्या इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स आए हमारे फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में। सो इट वॉज मैंशन इन द प्रीवियस पेजेस, आगे मेंशन किया गया है। सो एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस की गई है, हज़ारों साल हो गए हैं, और लैंड जो है विदाउट कंपेटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब लंबे समय तक लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज़ ही नहीं किया। इससे क्या हुआ, जो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट का जो स्पीड था वो कम हो गया। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मोस्ट ऑफ फार्मर्स लार्ज स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर। भले ही इरिगेशन इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, अभी भी फार्मर वेट करता है मानसून का, अभी भी फार्मर फर्टिलाइजर्स ना यूज़ करके नेचुरली कोशिश करता है फर्टिलिटी हो। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस अ सीरियस चैलेंज। सो ऑब्वियसली एक सीरियस चैलेंज है, अगर आपको फैसिलिटी है आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सो एग्रीकल्चर मतलब जो है इंडिया के 60% लोगों आबादी का ये एक प्रोफेशन है। सो प्रोफेशन इन द सेंस उनका ये प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब एक ऑक्यूपेशन है। 60% आबादी का ऑक्यूपेशन है हमारा एग्रीकल्चर। सो बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाएं। दस कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ एक्सेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं क्यों लाए गए। कलेक्टिवाइजेशन मतलब इकट्ठा करना, अनाज इकट्ठा करना। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, सो यहाँ पे कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है कि सारे फार्मर्स को एक साथ फार्मिंग करनी है एक ही जगह पे। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब है कि सारे लैंड्स को एक कर देना है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को एक कर देना है। कोऑपरेशन, भाई सब साथ में मिलजुल के काम करें। एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर देना है। सो जब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद फार्मिंग में, सो इन सब चीज़ों को मुद्दा बनाया गया। कलेक्टिवाइजेशन मतलब सब फार्मर्स एक ही जगह खेती करें। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, सारे लैंड्स एक कर दें। कोऑपरेशन, सब मिलजुल के करें। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, और जमींदारी मतलब ये सारा सिस्टम खत्म हो जाए। सो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स में इनको पहले भाई माना गया कि पहले इसमें हमको बदलाव लाने हैं। लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ अवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो लैंड रिफॉर्म मतलब जो जमीन और सुधारनी है वो पहला फोकस था जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था एग्रीकल्चर रिलेटेड। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। सो जो ये राइट टू इनहेरिटेंस था, भाई मेरी ज़मीन मेरे बेटों को, मेरी बेटियों की, सो इससे क्या हुआ, टुकड़े होते गए ज़मीनों के। सो इसकी वजह से ज़रूर हो गया कि भाई लैंड्स को वापस एक किया जाए। ठीक है, सो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स किए गए और किन किन चीज़ों पे काम किया गया। कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी पे। So here this is page 43 and I am ending my today's lecture here. हमने चालू किया टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। पेज 43 पे रीड अप टू दिस पॉइंट एंड further we will complete this chapter in the next lecture. So this is me Ishika madam saying please write each and everything properly and
read the chapter properly up to page 43 and WhatsApp me the entire thing. Thank you.